नमस्कार। आज बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की। और हाँ, इसे हम पढ़ेंगे सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से। मतलब सिर्फ वही बातें, वही फैक्ट्स जो परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आगे क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि एनएचआरसी आखिर बना कैसे। फिर देखेंगे कि इसकी टीम में कौन-कौन लोग होते हैं। और हाँ, 2019 का वो बहुत ही ज़रूरी संशोधन, उसे तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और आखिर में बात होगी इसकी ताकत और इसकी सीमाओं की। सब कुछ एकदम टू द पॉइंट, ताकि परीक्षा के लिए पूरी तैयारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से कि आखिर एनएचआरसी की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, ये भारत में मानव अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक तो है, पर इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई, आइए जानते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एनएचआरसी के बनने की पूरी कहानी कहती है। देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 1991 के पेरिस सिद्धांतों तक। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाओं के लिए। और बस इसी ब्लूप्रिंट को आधार बनाकर भारत ने 1993 में पास किया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, जिसे हम पीएचआरए कहते हैं। और इसी एक्ट के तहत जन्म हुआ एनएचआरसी का, जिससे यूनाइटेड नेशंस ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। तो सीधी सी बात है, 1993 के पीएचआरए एक्ट के तहत बना एनएचआरसी भारत में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा वॉचडॉग है, मतलब एक पहरेदार। इसका काम सिर्फ देश के अंदर ही अधिकारों पर नजर रखना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाना भी है कि भारत मानवाधिकारों को लेकर कितना कमिटेड है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, कमीशन की संरचना यानी इसकी बनावट। ये एग्जाम्स का एक हॉट टॉपिक है, जान लीजिए। अगर इसकी बनावट समझ ली तो समझिए कि पूरे नंबर पक्के करने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा लिया। तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो आयोग में एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके साथ कई सदस्य। लेकिन एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है इन सदस्यों की योग्यता और इनकी संख्या। और इसी को हम अब आगे समझने वाले हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आयोग में कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन सदस्य। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति इन खास आयोगों का अध्यक्ष होगा, वो अपने आप ऑटोमैटिकली एनएचआरसी का सदस्य बन जाएगा। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? 2019 के संशोधन ने इस लिस्ट को और बड़ा कर दिया। इसमें अब पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार आयोग और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त को भी जोड़ दिया गया है। तो ये अपडेट परीक्षा के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अब हम आ गए हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ज्यादा क्रूशियल हिस्से पर, वो हिस्सा जहां से आजकल की परीक्षाओं में सवाल बन ही रहे हैं। जी हाँ, 2019 का संशोधन। यहाँ एक एक डिटेल पर फोकस करना होगा। इस एक संशोधन ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। आयोग की बनावट, चेयरपर्सन और सदस्यों की योग्यता, उनका कार्यकाल, सब कुछ। चलिए देखते हैं कैसे। ये स्लाइड, ये तो समझिए एग्जाम हॉल के लिए एक गोल्ड माइन है। जरा देखिए, पहला बड़ा बदलाव अध्यक्ष की योग्यता में। पहले क्या था? सिर्फ भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ही अध्यक्ष बन सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज अध्यक्ष बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरा बड़ा बदलाव देखिए, कार्यकाल। जो पहले 5 साल का होता था, उसे घटाकर अब 3 साल कर दिया गया है। हाँ, उम्र की सीमा वही है, 70 साल। ये दोनों पॉइंट एकदम दिमाग में बिठा लेने हैं। और ये नंबर 3, ये भी एक बहुत बड़े बदलाव की निशानी है। 2019 के बाद मानवाधिकारों के जो एक्सपर्ट सदस्य होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई। और इसमें एक और जरूरी शर्त है, वो ये कि इन 3 में से कम एक सदस्य महिला होनी ही चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, ये जेंडर इक्वालिटी के नजरिए से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है, हमने इसकी बनावट तो समझ ली, पर सवाल ये है कि ये आयोग असल में करता क्या है, इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी, इसकी सीमाएं क्या हैं, कहाँ जाकर ये रुक जाता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। एनएचआरसी एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, मतलब एक सलाहकारी संस्था। ये सिर्फ सलाह दे सकती है, सरकार को सिफारिशें भेज सकती है, पर किसी को सजा देना, वो शक्ति इसके पास नहीं है।
ये जो बात कही गई है, ये इसकी सबसे बड़ी सीमा को एकदम साफ कर देती है। सोचिए, एनएचआरसी जांच कर सकता है, बिल्कुल रिपोर्ट भी बना सकता है, लेकिन न तो वो किसी दोषी को सजा दे सकता है और न ही किसी पीड़ित को सीधे तौर पर कोई आर्थिक मदद यानी फाइनेंशियल रिलीफ दे सकता है। और जानते हैं, इसी वजह से कई आलोचक इसे अ टूथलेस टाइगर कहते हैं, मतलब एक बिना दांत वाला बाघ। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि क्या एनएचआरसी को सिर्फ सिफारिशें करने से आगे बढ़कर कुछ दंडात्मक शक्तियां यानी प्यूनिटिव पावर्स दी जानी चाहिए, ताकि ये मानवाधिकारों की रक्षा और भी असरदार तरीके से कर सके? इस पर सोचिएगा जरूर।